आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने किसी भी एड अकाउंट का एक बेसिक प्लस अच्छा ऑडिट किस तरह से करना है। अब ये दो चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स फ्री ऑडिट रिपोर्ट ऑफर कर रहे होते हैं बिफोर सर्विस के। क्लाइंट उनके पास आता है और उनको अपनी वेबसाइट का अपने एड अकाउंट का लिंक शेयर करता है या एक्सेस शेयर करता है और सर्विस प्रोवाइडर उस एड अकाउंट का ऑडिट करके क्लाइंट को देते हैं और उसको बताते हैं कि ये आपके एड अकाउंट के अंदर इश्यूज है जिसकी वजह से रिजल्ट्स कम आ रहे हैं नहीं आ रहे और हम इस तरह से इन इश्यूज को रिजॉल्व कर रहे होंगे। सेकेंडली, अगर आप सर्विस प्रोवाइड नहीं भी कर रहे, आप अपनी वेबसाइट्स के ऊपर भी काम करते हैं, तब भी ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी आएगी कि आपके एड अकाउंट के अंदर मसला क्या है, तब भी आप उसका सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। जब आपको खुद यही नहीं पता होगा कि आपके एड अकाउंट के अंदर इशू क्या है, तब डेफिनेटली आप उसका सोल्यूशन भी नहीं निकाल सकते। सो मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा, मैं आसान अल्फाज के अंदर आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आप लोगों ने एक एड अकाउंट का ऑडिट किस तरह से करना है। इसके अंदर हमारे पास मेनली 6 चीजें आ जाएंगी। नंबर 1 पे हमारे पास आपकी कैंपेन का स्ट्रक्चर आ जाता है। लेट्स सपोज आपके किसी क्लाइंट ने अपने एड अकाउंट का एक्सेस आपको शेयर किया है और आप लोगों ने उसको देखना है, ऑडिट करना है। तो अगर आपको उसके अंदर वो वाली कैंपेन नजर आ रही है जिसका नाम है कैंपेन नंबर 1, कैंपेन नंबर 2, कैंपेन नंबर 3, या आपको इतनी ज्यादा कैंपेन्स नजर आ रही है कि आपको देख के आइडिया ही नहीं हो रहा कि यार कौन सी कैंपेन का गोल क्या है, उस कैंपेन का मकसद क्या है, क्या है कैंपेन टेस्टिंग के लिए बनाई गई है, क्या हम इस कैंपेन के अंदर स्केलिंग कर रहे हैं, आपको एड अकाउंट का स्ट्रक्चर इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है कि उस एड अकाउंट को समझना मुश्किल हो रहा है। इट मींस कि उसका स्ट्रक्चर ही नहीं ठीक है। जिसने भी पहले उसकी कैंपेन चलाई है उसने स्ट्रक्चर के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं किया, और जिस बंदे को स्ट्रक्चर का नहीं पता कि यार कैंपेन्स का स्ट्रक्चर किस तरह से बनाना है, वो मोस्ट प्रोबेबली अच्छी कैंपेन्स भी नहीं चला सकता, अच्छी मार्केटिंग भी नहीं कर सकता। अब अक्सर एड अकाउंट्स आप लोग देखेंगे हमारे पास, क्योंकि खुद भी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो बहुत से एड अकाउंट्स आते हैं जिसके अंदर आपको डिफरेंट कैंपेन्स मिल जाती हैं। कैंपेन के अंदर या तो सिर्फ नंबरिंग की होगी, कैंपेन नंबर 1, कैंपेन नंबर 2, या सिर्फ इतना किया होगा कि यार ये हमारी प्रोडक्ट का नाम है, लेट्स सपोज मसाजर एक प्रोडक्ट है, मसाजर कैंपेन नंबर 2, इस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। आपको कैंपेन देख के आइडिया ही नहीं हो रहा कि यार इसका गोल क्या है। दूसरा, अगर हम उसके एड सेट लेवल के ऊपर भी चले रहे तो एड सेट लेवल के ऊपर भी सिर्फ ये मेंशन होगा ऑडियंस 1, ऑडियंस 2, आपको अगेन फिर कुछ आइडिया नहीं हो रहा होगा कि यार इस एड सेट के अंदर मकसद क्या है चीजों का, और ये सारी चीजें किस तरह से करनी है। फिर आगे आप एड लेवल के ऊपर चले जाएंगे, एड लेवल के ऊपर जाके लिखोगा एड नंबर 1, एड नंबर 2, उसका भी डेफिनेटली आपको आइडिया नहीं हो रहा। मतलब आपको ना तो अपनी जो फनल है उसका आइडिया हो रहा है कैंपेन्स को देख के, ना एड अकाउंट के स्ट्रक्चर का पता लग रहा है कि यार ये कैंपेन टेस्टिंग के लिए, रीटारगेटिंग के लिए, स्केलिंग के लिए। इसका मतलब कि आपकी जो कैंपेन्स का एड अकाउंट के अंदर स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और यस आप लोग उस चीज को अपनी रिपोर्ट के अंदर मेंशन कर सकते हैं। यूजुअली मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं मोस्टली 3 से 4 ही कैंपेन्स के ऊपर चल रहा होता हूँ। एक हमारी सीधी टेस्टिंग की कैंपेन आ जाती है जिसका नाम मैंने सेल्स टेस्टिंग एबीओ रखा होता है, ठीक है। और दूसरी हमारी रीटारगेटिंग की भी आ जाती है, ठीक है, रीटारगेटिंग एबीओ, चूंकि टेस्टिंग हम एबीओ के अंदर कर रहे हैं। अब जितनी टेस्टिंग है, जितनी प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग है, वो सारी इस कैंपेन के अंदर सेल्स टेस्टिंग एबीओ के अंदर हो रही होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके अंदर जो एडसेट्स हमारे आ रहे होंगे, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट नंबर 1 एक आ जाती है, ठीक है, उसका नाम हम मेंशन करेंगे। लेट्स सपोज मैं प्रोडक्ट नंबर 1 मेंशन कर देता हूँ। फिर उसके अलावा मैंने उसके अंदर टारगेटिंग क्या किया, लेट्स सपोज अगर ब्रॉड है तो मैं नेम के अंदर वो मेंशन कर दूंगा। मतलब एडसेट का नेम देख के मुझे एग्जैक्टली आइडिया हो रहा है कि ये कैंपेन या एडसेट किस मकसद के लिए मैं बना रहा हूँ। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है, इट मीन्स कि जो इसके ऊपर ऑलरेडी वर्किंग कर रहा था वो कोई प्रोफेशनल बंदा नहीं था, एंड यू नीड टू करेक्ट इट। होपफुली कि आपको कैंपेन स्ट्रक्चर वाली चीज़ समझ आ गई होगी। इसको अगर मैं बहुत ज़्यादा आसान अल्फाज में बताऊँ, अगर आपको एड अकाउंट का स्ट्रक्चर देख के ये नहीं पता लग रहा किस कैंपेन या एडसेट का क्या मकसद है, इट मींस उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, एंड यू नीड टू करेक्ट इट। पॉइंट नंबर 2 इज ट्रैकिंग एंड पिक्सेल। अब कहने को तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, जो लोग काम कर रहे हैं मे बी वो मेरी बात को समझ भी सके, लेकिन आज भी मेरे पास ऐसे एड अकाउंट्स आते हैं जिन्होंने स्टिल मैनुअली कोड के थ्रू अपने पिक्सेल्स को अटैच किया होता है, और उनकी जो ट्रैकिंग है वो ठीक नहीं हो रही होती, जबकि कन्वर्जन एपीआई अब अवेलेबल है जिससे आपको काफी हद तक एक बेहतर ट्रैकिंग मिल रही होती है। अगर कोई भी एड अकाउंट आपके पास है तो इस चीज को लाजमी चेक करें कि क्या उसने कन्वर्जन एपीआई के थ्रू अपने पिक्सेल को अपनी वेबसाइट के साथ अटैच किया हुआ या नहीं किया हुआ। दूसरा, आप लोग फेसबुक पिक्सेल हेल्पर की मदद से जाके चेकआउट कर सकते हैं कि यार पिक्सेल प्रॉपर्ली इवेंट्स को रिसीव कर रहे हैं या नहीं। आप लोग इवेंट्स मैनेजर पे जाके इस चीज को चेकआउट करें कि यार जोन से इवेंट्स आपको चाहिए, लेट्स सपोज आपको परचेज चाहिए जो मेन हमारा इवेंट है, बट अगेन फॉर द ट्रैकिंग पर्पस हमने ऐड टू कार्ट को भी देखना होता है, हमने इनिशिएट चेकआउट को भी देखना होता है, तो क्या ये सारे इवेंट्स हमारा पिक्सेल रिकॉर्ड कर रहे हैं नहीं। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जितनी मर्जी अच्छी एड्स लगा लें, अगर आपका पिक्सेल प्रॉपर ट्रैकिंग ही नहीं कर रहा तो कोई फायदा नहीं है। तीसरा नंबर पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट
पॉइंट है विच इज आर क्रिएटिव्स। अच्छा, अब क्रिएटिव्स में आप लोगों ने एक्चुअली चेक क्या करना है। क्रिएटिव्स अगर तो आपको रैंडम नजर आ रहे हैं ना किसी एड अकाउंट के ऊपर, आपने उसके एड सेट और एड्स को ओपन किया, वहां पे आपको नजर आ रहा है जी वीडियो नंबर 1 या क्रिएटिव नंबर 1 विच इज वेरी रैंडम, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा एड सेट खोला, फिर उसके अंदर वीडियो नंबर 2 आपको नजर आ रही है। कोई उसके अंदर हुक टेस्टिंग नहीं है, कोई उसके अंदर ऑफर टेस्टिंग नहीं है, कोई उसके अंदर स्क्रिप्ट टेस्टिंग नहीं है या एंगल टेस्टिंग नहीं है। इसका मतलब है कि जो बंदा भी कैंपेन चला रहा है वो सिर्फ इस हद तक काम कर रहा है कि क्लाइंट को मैसेज कर दिया जी क्रिएटिव्स बनवा दें, और क्लाइंट ने अपनी मर्जी से क्रिएटिव्स बना दिए और उसको दे दिए। उसके पास जैसे क्रिएटिव्स आए उसने एज इट इज पकड़ के लगा दिए। जबकि एक अच्छा मार्केटियर क्या करेगा, वो हमेशा क्लाइंट को क्रिएटिव गाइडलाइंस खुद बना के देगा। लेट्स सपोज क्लाइंट आपके पास आता है और वो आपसे पूछता है कि क्रिएटिव्स किस टाइप के होने चाहिए। अगर कोई भी नॉन प्रोफेशनल मार्केटियर होगा तो वो ये रिप्लाई कर देगा कि इस तरह के होने चाहिए, या कोई एग्जांपल शेयर कर देगा, आप ही बनवा के हमें शेयर कर दें, और क्लाइंट जैसे बनवा के देगा वो एज इट इज उसको यूज कर लेगा। जबकि प्रोफेशनल मार्केटियर करेगा ये कि एक प्रॉपर क्रिएटिव गाइडलाइंस बना के देगा। मैंने अपनी एक पिछली वीडियो के अंदर बताया था अबाउट द शीट्स, जो कि हम कह रहे होते हैं कि एक वीडियो के साथ या क्रिएटिव के साथ हमने कितने हुक्स यूज करने हैं, क्लाइंट को एक प्रॉपर गाइडलाइन शेयर कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज एक वीडियो उसके साथ हमें 3 हुक्स चाहिए, ठीक है। स्क्रिप्ट के अंदर आप लोगों ने इस चीज को लाजमी मेंशन करना है या करवाना है। उसके अलावा कॉल टू एक्शन के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें नहीं नजर आ रही हैं, इसका मतलब कि पहले जो बंदा एड अकाउंट हैंडल कर रहा था उसको बहुत ज़्यादा मार्केटिंग का नॉलेज नहीं था। अच्छा, दूसरी चीज़ भी हमारे पास एक ये आ जाती है जो कि मैं खुद डिफरेंट एड अकाउंट्स के अंदर नोट करता हूँ। बहुत से एड अकाउंट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने अरसा दराज से एक ही किस्म के क्रिएटिव्स लगाए होते हैं, उन्होंने कभी क्रिएटिव चेंज ही नहीं किए होते। अभी रिसेंटली मेरे पास एक क्लोथिंग ब्रांड आया था और उसके अंदर इशू क्या था, उन्होंने आज तक क्रिएटिव के अंदर वीडियो एड्स को यूज़ ही नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड्स यूज़ कर रहे हैं, या 1-2 इमेजेस उन्होंने अपने डिजाइनर से बनवाई, सिर्फ वो यूज कर रहे हैं। जबकि क्लोथिंग ब्रांड के अंदर अच्छा वाला पोटेंशियल था, उसको इमेजेस के ऊपर रिजल्ट आ रहे थे, बट डेफिनेटली उसकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी हाई थी। उसका मकसद सिर्फ इतना था कि मेरी कॉस्ट थोड़ी सी नीचे चली जाए, जो कि बाआसानी वीडियोस के थ्रू नीचे जा सकती थी। क्या इस चीज से भी आपको आइडिया हो जाता है कि यार अगर एक ही किस्म के क्रिएटिव्स बस बार बार यूज हो रहे हैं, उसके अंदर कोई डाइवर्सिटी नहीं है। जबकि आज के दौर में मेटा आपसे क्रिएटिव डाइवर्सिटी मांगता है, अगर वही चीज नहीं है तो फायदा नहीं है। आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इस चीज को फिर लाजमी मेंशन करें। पॉइंट नंबर 4 इज ऑफर मैचिंग। अब ये भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बहुत सी कैंपेन्स में ऐसे भी देखता हूँ कि लैंडिंग पेज उसके अंदर हमारा एक ही यूज हो रहा होता है, जबकि एड्स के अंदर उन्होंने डिफरेंट ऑफर्स को टेस्ट आउट किया होता है। ऑफर्स बेशक उन्होंने अपनी क्रिएटिव्स के अंदर रिप्रेजेंट की हुई है या अपनी एड कॉपीज के अंदर मेंशन की हुई है। बहुत सी ऑफर्स में आप लोगों ने ये देखा होगा कि लोगों ने सिंपली लिखा होता है लेट्स सपोज बाय 1 गेट 1 फ्री, या फ्लैट 50% या फ्लैट 30% ऑफ। जब हम वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो वेबसाइट के ऊपर हालांकि ये छोटी सी गलती है, लेकिन अगेन ऑफर मिसमैच है। वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे फ्लैट 30% ऑफ के बजाय फ्लैट 10% ऑफ लगा होता है, ठीक है। या बहुत से लोगों ने इस चीज को मेंशन किया होता है बाय 1 गेट 1 फ्री, ठीक है, या बाय 2 के ऊपर इतना डिस्काउंट। लेकिन जब वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे जो ऑफर है उनकी मिसमैच हो रही होती है। अगेन ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर क्या करते हैं कि हम डिफरेंट ऑफर्स को टेस्ट आउट कर रहे होते हैं। ये चीज आप लोग भी टेस्ट आउट कर सकते हैं एंड इट वर्क्स वेरी वेल। अब इसके अंदर होता ये है कि आप लोग डिफरेंट लैंडिंग पेजेस बना लेते हैं और हर लैंडिंग पेज के ऊपर एक डिफरेंट ऑफर होती है। जब आप एड्स के अंदर अपनी डिफरेंट ऑफर को टेस्ट आउट कर रहे हैं तो आप लोग उसी लैंडिंग पेज को वहाँ पे एज ए लिंक लगा रहे होते हैं। अगर आप कोई ऐसी एड देख रहे हैं कि जिसके अंदर कोई ऐसी स्पेसिफिक ऑफर है, वही वाली बात है कि लेट्स सपोज फ्लैट 50% ऑफ, लेकिन अब आप वेबसाइट के ऊपर जा रहे हैं वहाँ पे तो फ्लैट 20% ऑफ लिखा हुआ है। इसका मतलब कि ऑफर अब मिसमैच हो रही है। तो इस चीज का भी आप लोगों ने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि कस्टमर एक ना जर्नी के थ्रू चल रहा होता है। उसको ऐड नजर आती है, पहले आपकी ऐड को अच्छी तरह से देखता है, आपकी ऐड कॉपी, आपकी हेडलाइन को देखता है, डेफिनेटली उसके अंदर आपकी ऑफर को भी वो देख रहा होता है। फिर वेबसाइट पे जाता है, अगर वहां पे उसको मिसमैचिंग होती नजर आ रही हो तो फिर उसकी जो बाइंग रेशियो है वो कम हो जाती है। पॉइंट नंबर 5 इज ऑडियंसेस। नाउ अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन 2026, जबकि मेटा आपको खुद कह रहा है कि आप ज्यादातर ब्रॉड ऑडियंस को ट्राई आउट करें। अब अगेन चूंकि ऑडिट के लिए एड अकाउंट आते हैं तो इसके अंदर एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन मैंने नोट की है, वो ये है कि एक ही क्रिएटिव यूज किया हुआ है। अब वो क्रिएटिव नहीं चल रहा तो उसको सिंपली डिफरेंट ऑडियंसेस के साथ टेस्ट आउट किया हुआ है। ऑडियंस नंबर 1, ऑडियंस नंबर 2, ऑडियंस नंबर 3, इस तरह से डिफरेंट एडसेट्स बनाए हुए हैं। उसके अंदर एक ही क्रिएटिव को बार बार टेस्ट आउट करते जा रहे हैं कि हो सकता है इस ऑडियंस के साथ क्रिएटिव चल जाए, हो सकता है इस ऑडियंस के साथ क्रिएटिव चल जाए, और इन्हीं चक्करों में काफी ज्यादा बजट अपना वेस्ट किया हुआ है। ऑडियंसेस वाले सेक्शन के अंदर दूसरी गलती ये है कि जो वो इंटरेस्ट वगैरह अगर यूज कर रहे होते हैं तो आपस में बहुत ज्यादा इररेलेवेंट होते हैं। कोशिश करें अगर आप इंटरेस्ट यूज कर रहे हैं तो सिंगल इंटरेस्ट यूज करें जिसका ऑडियंस साइज मिनिमम 2 मिलियन लाजमी हो, अगर आप टॉप ऑफ द फनल की अपनी एड चला रहे हैं। अगर आप लोगों ने मल्टीपल इंटरेस्ट यूज करने हैं तो वो स्टैग्ड इंटरेस्ट हो, मतलब जितने आप इंटरेस्ट लगा रहे हैं वो आपस में रेलिवेंट इंटरेस्ट हो। ये ना हो कि एक इंटरेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है, दूसरा बिल्कुल डिफरेंट है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग जो ऑडियंसेस वाली चीज है वो किस तरह से टारगेट हो रही है उसको भी चेक कर लें। तीसरा, ऐसा भी होता है समटाइम्स कि
कि एक अगर फॉर एग्जांपल उनकी ऑडियंस कोई या इंटरेस्ट बहुत अच्छा चल गया, अब वो उसी इंटरेस्ट को बार बार यूज करते जा रहे हैं और उसकी वजह से ऑडियंस ओवरलैप का इशू हो गया हुआ है एड अकाउंट के अंदर। इस चीज को भी आप लोगों ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर लाजमी मेंशन करना है। पॉइंट नंबर 6 इज अबाउट द बजट। बजट एलोकेशन प्रॉपर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिफरेंट एड अकाउंट्स के अंदर मैं इस चीज को भी देखता हूँ, पर एड सेट 500 का बजट दिया हुआ है, 400 का बजट दिया हुआ है, मतलब इतने ज्यादा कम बजट दिए हुए हैं और 2 दिन चलने दिया, 2 दिन रिजल्ट नहीं आए तो उस एड सेट को ही ऑफ कर दिया है। जबकि 2 दिन में आपने अगर 500 पर डे का बजट दिया हुआ है तो स्पेंडिंग ही उसके ऊपर कुछ नहीं हो रही होती है सच, और आप उस बेस के ऊपर डिसीजन ले ही नहीं सकते कि आप लोगों ने उस एड सेट को फर्दर चलाना है या नहीं चलाना। कोशिश करें कि इतने कम बजट ना दें। मैंने अपनी ये जो कंप्लीट कोर्स वीडियो थी उसके अंदर भी इस चीज को मेंशन किया था। मिनिमम ट्राई करें कि 1000 रुपीज पर एड सेट लाजमी बजट दें अगर आप एबीओ के अंदर टेस्टिंग कर रहे हैं, और यूजुअली टेस्टिंग करते भी हम एबीओ के अंदर ही हैं। बजट के अंदर दूसरी बड़ी गलती मैं ये भी नोट कर रहा हूँ डिफरेंट एड अकाउंट्स के अंदर कि एक क्रिएटिव उनका बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन वो एक ही एडसेट के अंदर लगा हुआ है और उसको 500 या 1000 का बजट दिया हुआ है, जबकि वो क्रिएटिव इस कदर अच्छा चल रहा है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, आपको बहुत ज्यादा परचेजेस ला के दे सकता है, और उसको बिल्कुल स्केल नहीं किया, उसको सिर्फ और सिर्फ उसे लिमिटेड बजट के ऊपर रखा हुआ है। लोग बहुत ज्यादा डरते हैं स्केलिंग से, लेकिन अगर आपका एक क्रिएटिव इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप उसको एटलीस्ट बजट तो दें मजीद। आप बेशक आप डिफरेंट एडसेट्स बना के बजट दें या उसी को इंक्रीज करें। तो इस चीज का भी आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। अगर आप किसी एड अकाउंट के अंदर ये चीज देख रहे हैं तो आप लोगों ने इस चीज को मेंशन करना है कि आपका ये वाला जो क्रिएटिव है इसके अंदर इतना पोटेंशियल था कि आपको ज्यादा और अच्छी परचेजेस ला के देता है, लेकिन चूंकि उसके ऊपर बजट एलोकेशन ही बहुत गलत की गई है इस वजह से उसने आपको बहुत ज्यादा कम परचेजेस ला के दी है। और तीसरी वही वाली चीज है कि 500 का बजट दिया हुआ है, 2 दिन उसको चलने दिया, उसके बाद बंद कर दिया, जबकि फेसबुक के मुताबिक आप उसको 1 हफ्ता चलने दें, लेकिन हम यूजुअली चूंकि बजट को भी मद्देनजर रख रहे होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि 3 दिन दें उसको मिनिमम, लेकिन बजट एटलीस्ट 1000 रुपीज का दें। सो बजट एलोकेशन भी आप लोगों ने लाजमी चेक करनी है। अच्छा, उसके अलावा रीटारगेटिंग में कईयों ने बहुत ज्यादा बजट लगा दी हुआ है। फॉर एग्जांपल टोटल बजट पर डे का 10,000 रुपए है, उन्होंने क्या किया कि 3-4 हजार रीटारगेटिंग को दे दिया हुआ है, बाकी अपने टेस्टिंग को दिया हुआ है, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग। रीटारगेटिंग को आप लोगों ने हमेशा अपने टोटल बजट का सिर्फ 10 से 15% देना होता है, उससे ज्यादा में अगर आप लोग रीटारगेटिंग करें तो आपको रिजल्ट नहीं ला के देगी। सो बजट एलोकेशन वाली चीज को भी आप लोगों ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर लाजमी मेंशन करना है। जब आप ये 6 पॉइंट्स भी अगर प्रॉपर मेंशन कर देंगे कि इशू कहाँ पे आ रहा है और आप किस तरह से क्लाइंट को उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि क्लाइंट आपके कुछ और के किसी और के साथ काम करेगा। उम्मीद है आप लोगों को आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। बाय द वे, मेटा एड्स फॉर ई कॉमर्स के ऊपर मैंने अपना एक एडवांस कोर्स ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप लोग भी इस कोर्स को जाके फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। और मजीद अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग सिंपली कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।